नमस्कार साथियों। आज की क्लास में केजीएमयू एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 77 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। अ 2 year चाइल्ड विथ टेट्रालॉजी ऑफ फैलट सडनली फॉल्स ऑन द फ्लोर। वेस्ट नर्सिंग एक्शन इज। 2 वर्ष का बच्चा जिसे टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है अचानक जमीन पर गिर गया है, सर्वोत्तम नर्सिंग क्रिया क्या होगी? Put the child in the bed immediately. Allow the child on the sitting position. Place the child on the chair. Call physician immediately. तो यदि कोई बच्चा जो 2 वर्ष का है और उसको टेट्रालॉजी ऑफ फैल्यूट है, तो इस प्रकार की बीमारी में होता क्या है कि अचानक से टेट स्पेल आने के कारण हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाती है और बच्चा अचानक से नीचे गिर गया है। तो इस प्रक्रिया में सर्वोत्तम नर्सिंग क्रिया यह होगी कि बच्चे को तुरंत ही बिस्तर पर लिटा दें। उसके बाद अन्य जो ऑप्शन है उन पर हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जैसे बच्चे में ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए और भी आगे जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएंगी और बच्चे को नी चेस्ट पोजिशन में बैठाने से शरीर में, फेफड़ों में और हृदय में ऑक्सीजन अच्छी तरह से पहुंचने लगती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पुट द चाइल्ड इन द बेड इमीडिएटली। टीओएफ में अचानक गिरना हाइपोक्सिक स्पेल, ब्लू स्पेल के कारण हो सकता है। बच्चे को तुरंत नी चेस्ट पोजीशन में लिटाना और आराम देना चाहिए ताकि ऑक्सीजन की कमी को कम किया जा सके। एक बात और आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर जब बात होती है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट की, तो टेट्रालॉजी जैसे कि नाम से ही प्रकट है, टेट्रा मीन्स होता है 4। जो बच्चे का हृदय है उसमें 4 प्रकार की एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलेंगी। तो हम जानते हैं कि वो मनुष्य का जो हृदय होता है 4 चैम्बर होता है। तो इसमें पहली एबनॉर्मेलिटी क्या मिलेगी कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टा बन जाएगा, एक सेप्टम डिफेक्ट आ जाएगा, जिसे बोलते हैं हम लोग वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मींस होता क्या है कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है यह मिक्स होने लगेगा, क्योंकि इसके बीच में एक दरवाजा बन गया है, एक वॉल बन गया है, जिसके कारण यहाँ का ब्लड यहाँ पर चला जाता है। जबकि जनरली एक स्वस्थ बच्चे में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई। अब दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरी प्रॉब्लम होती है पल्मोनरी स्टीनोसिस की। पल्मोनरी स्टीनोसिस होता क्या है कि जो हृदय होता है, हृदय से लंग्स के लिए ब्लड को शुद्ध करने के लिए पल्मोनरी आर्टरी द्वारा ब्लड जाया जाता है, लेकिन इस पल्मोनरी आर्टरी में जो पल्मोनरी वाल्व लगा होता है, इसमें पल्मोनरी स्टीनोसिस हो जाता है, जिसके कारण ब्लड पूरी तरह से लंग्स में अच्छी तरह नहीं पहुंच पाता है। जब लंग्स में अच्छी तरह नहीं पहुंच पाएगा तो निश्चित बात है वो उसको ऑक्सीजन भी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगी और ब्लड शुद्ध नहीं हो पाएगा। तो दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर यह हो गई। और तीसरी प्रॉब्लम होती है ओवरराइडिंग एओर्टा। ओवरराइडिंग का मतलब है कि एओर्टा का रास्ता कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। तीसरी प्रॉब्लम हो चुकी है और जो चौथी प्रॉब्लम होती है बच्चे में, तो इसको हम लोग अभी देखते हैं। चौथी जो प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर होता क्या है कि यह राइट वेंट्रिकल है, तो यहाँ पर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। अब ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं तो यह क्या होती है? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि जो राइट वेंट्रिकल है इसकी दीवारें मोटी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं, जिसके कारण इस पर प्रेशर बहुत अधिक पड़ता है। तो इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में 4 प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये समस्याएं बच्चे के जीवन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होंगी, इसलिए इनको तुरंत ही दूर किया जाना चाहिए। क्योंकि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट वाले बच्चे में यदि समय से सर्जरी की जाए तो इन बच्चों का जीवन पूरी तरह से सामान्य हो सकता है। कुछ बच्चों में भी, कुछ बच्चे अपवाद के स्वरूप ऐसा नहीं हो पाता है कि अपना जीवन पूरा कर पाए, लेकिन फिर भी काफी कुछ उनमें आराम मिल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
विच इज द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड डिसऑर्डर कॉजिंग destruction ऑफ आरबीसी। रक्त में आरबीसी के टूटने से संबंधित सबसे सामान्य इनहेरिटेड रोग कौन सा है? इनहेरिटेड का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो आनुवंशिक होती है, माता पिता से उसके बच्चों में ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पर एक ऐसी बीमारी है जो माता पिता से बच्चे में जाएगी और आरबीसी के टूटने का मींस आरबीसी डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगी। थैलेसीमिया, गॉर्की डिजीज, सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया। तो जब बात करते हैं ब्लड में आरबीसी के टूटने से संबंधित इनहेरिटेड रोग की, तो यह होता है ऑप्शन सी, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें आरबीसी की आकृति बदल जाती है और वे जल्दी टूट जाते हैं। तो नॉर्मली आरबीसी की आकृति एक प्लेट की आकृति की तरह होती है, लेकिन इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से सिकल के साइड समान हो जाती है, जिससे कि इसकी आकृति बदल जाती है और यह आकृति बदलने के कारण यह जल्दी टूट जाती हैं। इन सिकल सेल एनीमिया आरबीसी बिकम सिकल शेप एंड ब्रेक डाउन इजिली कॉजिंग एनीमिया। तो सिकल मीन्स होता है हंसिया। जैसा कि आपने किसान का फसल काटने वाला एक यंत्र देखा होगा, वह उसी टाइप का यह सिकल शेप आरबीसी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय ब्लड? निम्न में से कौन सा रोग रक्त के द्वारा फैलता है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस एफ। ब्लड के द्वारा फैलने वाला जो हेपेटाइटिस होता है यह हेपेटाइटिस बी होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। Transmitted through exposure to infected blood or body fluids, blood transfusions, needle sharing, unprotected sex, or from mother to child during childbirth. हेपेटाइटिस बी होने के जो लक्षण होते हैं, किस प्रकार हेपेटाइटिस बी होने के जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं, यह होते हैं जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, निडल शेयरिंग हो रही है, एक निडल दूसरे को लगाई जाए, अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जाए और उससे मां से उसके होने वाले बच्चे को ये हेपेटाइटिस बी होने की संभावना होती है। इट इज अ मेजर ग्लोबल हेल्थ कंसर्न एंड कैन कॉज क्रोनिक लिवर इन्फेक्शन। तो यह विश्व में एक बहुत बड़ी बीमारी है और जिसमें एक लिवर में इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। विच असेसमेंट इज इंपोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया? थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए कौन सा परीक्षण आवश्यक होता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, एपिलेप्सी टेस्ट। पहली बात तो थैलेसीमिया ब्लड से संबंधित डिसऑर्डर है, तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है उसको आप बिल्कुल निगलेक्ट कर दीजिए, कीमोथेरेपी। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए यह एक परीक्षण आवश्यक परीक्षण होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। थैलेसीमिया में बोन मैरो की समस्या होती है, इसलिए इसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट केवल बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज कंसीडर्ड अ डेफिनेटिव क्योर इन सम सीवियर थैलेसीमिया केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन चिल्ड्रन इज रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? बच्चों में आंत्र रुकावट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए शल्य चिकित्सा की आवश्यकता किस स्थिति में होती है? तो बच्चे में एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें बच्चा जो बड़ी आंत होती है और उसका जो रेक्टम होता है उसका मुंह नहीं खुला होता है, जन्मजात ही यह बंद होता है। तो इसके लिए सर्जरी करके इस प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। तो इस बीमारी को कहते हैं इंट्यूससेप्शन, इसलिए यहाँ पर जो डी ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। इंट्यूससेप्शन में आंत का एक हिस्सा दूसरे हिस्से में चला जाता है, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन और इमरजेंसी बनती है, जिससे शल्य चिकित्सा जरूरी होती है। इंट्यूससेप्शन इज अ सर्जिकल इमरजेंसी इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एड नर्सेस शुड नो ऑल टाइप ऑफ बैंडेजिंग एंड देयर यूटिलाइजेशन टू। प्राथमिक उपचार करने वाली नर्सों को पट्टी बांधने के सभी प्रकार और उनके उपयोग का ज्ञान होना चाहिए, ताकि सपोर्ट द पार्ट
immobilize the part, cover the wound and injured part, cover, support, immobilize the wound or injured part। प्राथमिक उपचार जो करने वाली नर्सें होती हैं, पट्टी बांधने के प्रकार भी उनको आने चाहिए, क्योंकि जिससे कि यह घाव को ढकने में सहायता करेगा, सहारा देने में सहायता करेगा और घाव को स्थिर करने में सहायता करेगा। इस प्रकार से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। Bandaging serves multiple purposes, protecting the wound, providing support and immobilizing the area to promote healing। पट्टी बांधने का उद्देश्य होता है घाव को ढकना, उसे सहारा देना और स्थिर करना ताकि शीघ्र उपचार हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following statements are not correct for non-poisonous snakes? निम्न में से कौन से कथन विषहीन सांपों के लिए सही नहीं है? विषहीन सांपों के जो लक्षण है आपको बताना है। द वेंट्रल एंड डॉर्सल सरफेसेस ऑफ स्नेक्स आर कवर्ड विथ स्मॉल स्केल्स, वेल नोन हुड एंड स्पेक्टेकल्स, मार्क ऑन हेड, सेंट्रल रो ऑफ लार्ज हेक्सागोनल स्केल्स along the entire length of body, and fourth infralabial is the largest, राउंड हेड, शॉर्ट सॉलिड टीथ एंड लार्ज हेड स्केल्स। अब यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4 एंड 1 and 2। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 और 3 एक ऐसे यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर ऐसे कथन है जो कि नॉन पॉइजनस स्नैक्स के लिए सही नहीं है। 2 और 3 देखते हैं क्यों सही नहीं है। वेल नोन हुड एंड स्पेक्टेकल्स, मार्क्स ऑन हेड, सिर पर फन और चश्मा स्पष्ट चिन्ह होता है। तो इस प्रकार से जब चिन्ह हो तो मान लीजिए यह एक पॉइजनस स्नैक है, नॉन पॉइजनस नहीं है। थर्ड ऑप्शन, थर्ड यहाँ पर देखेंगे कथन, सेंट्रल रो लार्ज हेक्सागोनल स्केल्स अलोंग विद एंटायर लेंथ ऑफ बॉडी एंड फोर्थ इंफ्रालेबियल इज द लार्जेस्ट। शरीर की पूरी लंबाई में बड़े षटकोणीय स्केल की मध्य पंक्ति होती है। तो इसको इस प्रकार से जो षटकोणीय लंबाई की इस प्रकार से आपको मिलेंगे, तो इसमें स्नैक्स मिलेंगे। ये मान के चलिए कि यह एक पॉइजनस स्नैक है, नॉन पॉइजनस नहीं है। तो इस प्रकार से जो गलत ऑप्शन हो गए हैं यहाँ पर 2 और 3 सही होते हैं और ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। Well-known hood and spectacles mark are seen in poisonous snakes like cobra. Similarly, central hexagonal large scales are also a characteristic of venomous snake. Next question, question number 8. Record which contains information gathered over a period of time in respect of each patient in different situation is। वह रिकॉर्ड जिसमें किसी रोगी की जानकारी विभिन्न परिस्थितियों में एक निश्चित समय अवधि तक एकत्र की जाती है कहलाता है एलिजिबल कपल रिकॉर्ड, इन पेशेंट रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, आउट पेशेंट रिकॉर्ड। एक वह रिकॉर्ड, ऐसा रिकॉर्ड जिसमें किसी भी पेशेंट की जो जानकारी है निश्चित अवधि तक, मान के चलिए कि 10 साल तक, 20 साल तक एकत्र की जाएगी, तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, संचयी रिकॉर्ड, जो कि रिकॉर्ड संचित रहता है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के बारे में देखते हैं। अ लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड दैट कंप्लाइज ऑल मेडिकल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पेशेंट ओवर टाइम फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। All of the following are legal guidelines for documentation except। निम्न सभी दस्तावेजीकरण के लिए कानूनी दिशा निर्देश हैं सिवाय begin each entry with date and time and end with your signature, do not leave blank space on lines in nurse's progress note, record all written entries legibly and in blank ink, use white ink to correct errors। देखिए, त्रुटियों को सुधारने के लिए सफेद स्याही का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा ही कोई गाइडलाइंस नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर कानूनी रूप से यह गलत होता है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सभी यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के लिए लीगल गाइडलाइंस दिए गए हैं, जैसे कि पहला भी सही है, भी दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। यहाँ पर व्हाइट इंक या व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा।
White ink or correction fluid is legally not allowed in medical documentation as it can be misused to alter information. सफेद स्याही का प्रयोग गलत जानकारी छुपाने के लिए किया जा सकता है, इसलिए यह कानूनी रूप से मान्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या। अ पर्सन इज वॉकिंग एट नाइट with a torch in his hand. Suddenly, he steps on live electric wire coil fallen on the road. What should be done first? एक व्यक्ति रात को हाथ में टॉर्च लेकर चल रहा है। अचानक वह सड़क पर गिरे हुए करंट प्रवाहित तार पर पैर रख देता है। सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? The torch should be taken from his hand. Call the police immediately. Remove the wire using dry stick or wooden rod. Sprinkle water to release the wire. यहाँ पर सबसे पहले तो जब करंट कहीं भी प्रवाहित हो रहा हो तो यहाँ पर कभी भी पानी का छिड़काव नहीं करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन हटा देंगे। पुलिस को तुरंत नहीं बुलाएंगे, यदि कोई कैजुअलिटी होती है तभी बुलाया जाएगा, क्योंकि जब तक आप पुलिस को बुलाएंगे तो करंट बंद हो नहीं जाएगा। करंट को बंद करना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन भी आप हटा दीजिए। इसका सबसे सही आंसर होगा कि सूखी लकड़ी या डंडे से तार को हमें हटाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। Wet hands or water conduct electricity and can increase risk. The safest approach is to use a dry, non-conductive object like a wooden stick to move the wire. गीले हाथ या पानी से करंट लगने का खतरा बढ़ता है, सूखी लकड़ी से करंट प्रवाहित तार को हटाना ही सुरक्षित तरीका होता है। आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।